हाय। आज का जो ये वीडियो है ना, ये देश के अंदर जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, समय रैना, इसी के ऊपर है। और मैं आपको ये पहले से क्लियर कर देती हूँ कि मैं इन तीनों में से केवल और केवल रणवीर अलाहाबादिया को जानती थी बिकॉज इसके कुछ पॉडकास्ट मैंने देखे हैं जिसमें कुछ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स आए, कुछ ब्रेन के डॉक्टर्स आए, और डॉक्टर एस जयशंकर का पॉडकास्ट मैंने देखा था, और कुछ राइटर्स जिसमें अक्षत गुप्ता, अमी गंत्रा थी, और सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ जो पॉडकास्ट बने थे। तो मतलब कुल मिला के 15-16 पॉडकास्ट देखे होंगे मैंने। बाकी इसके अलावा अपूर्वा मखीजा एंड समय रैना इन्हें मैं नहीं जानती। इनके बारे में मैंने केवल इनके कोई प्रोग्राम्स, इनकी क्लिप्स, वीडियोस भी मैंने कभी नहीं देखे। बट जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है और इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो क्लिप्स थे वो मैंने देखे हैं, अब आकर के देखे हैं। तो डिस्कस्टिंग है, डिस्कस्टिंग। और उससे भी ज़्यादा पता है क्या है, ये न्यूज़ चैनल्स पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस को उठा के ले आते हैं, फिर दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो शोर मचाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बनाते हैं, लोग देखते हैं तो ठीक है, फिर हम बनाएंगे, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। दूसरा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। पर इनमें से एक को नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉज क्या है, धर्म क्या है, समाज की व्यवस्था कैसे होती है। भाग रहे हैं सब। एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। पर मैं जो इस वीडियो में बोलूँगी ना, मैं वो सब कुछ जो सब बोल रहे हैं मैं वो बिल्कुल हरगिज़ नहीं बोलूँगी, और मुझे बताना भी नहीं है कि ये केस क्या है। बट कुछ चीज़ों पर बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, जो शब्द होते हैं ना उनकी गहराई में उतरना पड़ता है। मैं 19 ईयर्स की थी जब पढ़ने पढ़ाने लिखने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। 19 ईयर्स की थी मैं जब मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी थी अपनी, कि किसी भी वर्ड की स्पेलिंग लर्न करने से उसकी डेफिनेशन कभी समझ में नहीं आती। अगर किसी भी वर्ड की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है तो पहले उस वर्ड को जीना सीखो। तो हर एक शब्द का ना अपना मतलब होता है, उसे ऐसी कैजुअली यूज़ नहीं किया जाता। तो इस पूरे केस में से सबसे पहली चीज़ उठा के लाते हैं अपूर्वा मखीजा को। अपूर्वा मखीजा, अब देखना ये लॉ से भी कैसे कनेक्ट करता है। अपूर्वा मखीजा का जो क्लिप आया उसमें ये था कि कंटेस्टेंट, उसने सबसे पहले विमेन के प्राइवेट पार्ट पर बहुत भद्दे तरीके से अपनी डार्क कॉमेडी की। आईपीसी के सेक्शन नंबर 509 उसमें इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। मैं फिर बोलूँगी, आईपीसी का सेक्शन 509 में इसी को डिफाइन किया गया है। और ये जो वर्ड उसने यूज़ किए, जो मैं यहाँ नहीं यूज़ करूँगी, आप सबको खुद ही पता होगा, ये विमेन की मॉडेस्टी से रिलेटेड है। और अगर अपूर्वा मखीजा ने इस पर ज़रा भी ऑब्जेक्शन उठा दिया होता तो उसकी हाथ के हाथ गिरफ्तारी हो जाती। तो सोचो, डार्क कॉमेडी के नाम पर आप जो कुछ करने जा रहे हो उसके पर ऑलरेडी लॉज बने पड़े हैं। तो ये जो टीवी पर डिबेट चल रही है ना, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलती हो गई, ये सब उन लोगों की कहानियाँ चल रही हैं जिन्हें कुछ नहीं पता लॉज होते क्या है। तो ये तो डार्क कॉमेडी में उस लड़के ने पहले शुरुआत की। अब अपूर्वा मखीजा, क्या है कि आजकल ना इंडिया में वुमेन का भी ना एक नया वर्ग चालू हो गया है। वो जो कंपटीशन में है, जिन्हें साबित करना है, करना क्या है ये पता नहीं, पर साबित करना है। और खासकर मैन के साथ साबित करना है कि तुमने डार्क कॉमेडी के नाम पे विमेन पार्ट पे ये पंच मारा, देखो मैं तुमसे भी 2 कदम आगे जाके पंच मारूंगी। और वाकई में जो उसने मारा वो 2 कदम आगे नहीं, वो 100 कदम आगे का पंच था। उसने पंच में बोला कि जब तुम अपनी माँ के प्राइवेट पार्ट से बाहर आए तब तुमने उसे देखा, क्या तुमने उसके अलावा किसी और का भी देखा? अभी थोड़ी देर के लिए ना भूल जाइए कि उसने क्या बोला। अभी मेरा ना आप सबसे सवाल है कि हम सब वैसे ही इस दुनिया में आए हैं, तो क्या हम में से किसी ने देखा था? देखा था तो क्या वो हमारी मेमोरी में है? दूसरा,
अगर हमने नहीं देखा और वो हमारी मेमोरी में नहीं है, तो अब तक की जो जिंदगी हमने जी है, क्या ऐसा कोई विचार कभी आपके अंदर आया है? मेरे अंदर तो कभी नहीं आया। वो पंच मार रही है डार्क कॉमेडी के नाम पर, और उसने एक ऐसे विचार की उत्पत्ति कर दी जो किसी के दिमाग में नहीं आता। मैंने कहा ना, वुमेन का एक वर्ग तैयार हो रहा है। अब मैं उस वर्ग की डेफिनेशन भी दे देती हूँ। क्या है कि जो कॉमन लाइफ जीने वाली वुमेन है, जैसे जिनमें मैं भी आती हूँ, दूसरे भी आती हैं, उसी से अलग हटकर एक और वर्ग भी आता है जिसे बोलते हैं प्रॉस्टिट्यूशन। जो प्रॉस्टिट्यूट वुमेन होती हैं ना, उनमें से 70% वुमेन ऐसी होती हैं जिन्हें ज़बरदस्ती से उसमें लाया जाता है, और 30% वुमेन वो वुमेन होती हैं जो मजबूरी में वो काम करती हैं। और जहाँ पर मजबूरी जैसा वर्ड आता है और इस तरीके का काम होता है, उसको बोलते हैं प्रॉस्टिट्यूशन। बट प्रॉस्टिट्यूशन जैसे वर्ड के साथ वल्गरिटी जैसा वर्ड यूज नहीं होता। बड़ी गहराई से सोचने की बात है ये। जहां पर मजबूरी होती है ना, वहां पे वल्गरिटी नहीं होती। वल्गरिटी के लिए केवल वो वुमेन आगे आ रही है जो कॉम्पिटिशन्स में है, जिन्हें पता नहीं किस चीज में किसको हराना है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कुछ नहीं पता, जिनकी सिर्फ दिमाग की एक भूख चल रही है, शरीर की और दिमाग की भूख चल रही है, वो वल्गैरिटी में आ रही है। यकीन जानो, उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसा वर्ड भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो वल्गैरिटी वाला माइंडसेट है ना, ये वल्गैरिटी वाला जो एक्ट है, उसी से वो विचार निकला है जो हम में से किसी के दिमाग में नहीं आता। ये अपूर्वा मखीजा है। बाकी इसके अलावा उसने मैन के बारे में भी बोला है, तो मैं उसको डिस्कस करना नहीं चाहती, क्योंकि मैन अपने आप संभाल ले, ऐसी वल्गर स्टेट ऑफ माइंड है वो मैन को, मुझे उस बारे में कुछ नहीं आना। तो ये था अपूर्वा मखीजा का केस। दूसरा अब आ जाता है रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया ने भी पेरेंट्स के बारे में जो बोला सबको मालूम है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो पता ही है। और रोष तो मेरे अंदर भी उत्पन्न है, मैंने अपूर्वा मखीजा के केस में उत्पन्न कर बता ही दिया है। तो पेरेंट्स को लेकर के जो उसने बोला, मैं उसको इग्नोर भी नहीं करूँगी, मैं डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ। बट उसी में उसने एक और चीज़ बोली कि सेक्सुअल एक्टिविटी का अगर ये एक एक्ट आप मेरे साथ करोगे तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए कैश में दूंगा। 2 करोड़ रुपए आपके पास आए कहाँ से है, बता सकते हैं मुझे? वो आपने अपने पॉडकास्ट से कमाए, और उस पॉडकास्ट पे चल क्या रहा है? सनातन धर्म, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी। तो इसका मतलब सनातन के नाम पे पैसे कमा करके आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और वो 2 करोड़ रुपए इस काम में खर्च करेंगे। टोटली कॉन्ट्राडिक्ट है ये। सोच के देखिए क्या चल रहा है देश के अंदर। वहां पर आपने अपनी एक अलग छवि दिखानी है, और यहां पर आके क्या करना है? माँ बाप का तो तुमने जो रूप बिगाड़ा बिगाड़ ही दिया, परंतु धर्म को भी बीच में उठा करके ले आए कि धर्म के नाम पर आप पैसे कमा रहे हो, और फिर उसको ऑफर दे रहे हो यहाँ पे कि हाँ, मैं वो पैसे यहाँ पर इस काम में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये विचारधारा चल रही है इस देश के अंदर। कौन है ये? इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर होते कौन है? जो इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी बातों से। किसको करेंगे? उनके चैनल पर 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। अब न्यूज़ चैनल की बात पर आ जाओ।
न्यूज़ चैनल क्या कहते हैं कि ठीक है हो गई है गलती, चलो माफ़ कर देते हैं, उसने माफ़ी मांग भी ली है। देखिए किसी भी गलती की माफ़ी तब तक नहीं मिलती है जब तक आपके अंदर रियलाइजेशन नहीं होती है। मैंने एक एक्ट कर दिया, मैं सॉरी बोल देता हूँ, तो उसको माफ़ कर दो, नहीं होता माफ़। माफ़ी केवल तब मिलती है जब आपको रियलाइजेशन होती है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या उसको रियलाइजेशन हुई है? चलो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। मैं 3 दिन बाद क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं ना ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती कि हाँ सब भाग रहे हैं जिस भीड़ में मुझे भी भागना है, नहीं मुझे नहीं भागना है। मैंने सोचा पहले सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ इन लोगों को, ये वाले सारी शोज़ मैं देखती नहीं हूँ। मैं 3 दिन से यही देख रही हूँ कि ये चल क्या रहा है। भाई इतनी बड़ी आवाज़ उठी है एंड ऑब्वियस है पेरेंट्स जैसा वर्ड भी आ गया, तो समझना तो पड़ेगा ना, इग्नोर नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। एंड माई माइंड सेट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट माइंड सेट, वो अलग तरीके से अलग दिशा में चलता है। तो बात आती है और रणवीर अलाहाबादिया को क्या रियलाइजेशन हुई, क्योंकि बिना रियलाइजेशन के माफ़ी नहीं दी जा सकती। चेक करते हैं। जो न्यूज़ में और सोशल मीडिया पर आया है वो ये आया है कि ये जो शो था समय रैना का, ये शूट हुआ था नवंबर में और ऑन एयर आया है ये फरवरी में, तो टोटल मिला के 3 महीने का टाइम गैप था। रणवीर अलाहाबादिया का कहना है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप इंसान हूँ। ठीक है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ऑब्वियस है एक्सट्रोवर्ट कभी भी कुछ भी बोल भी देते हैं, इट्स ओके, मान लिया। तो 3 महीने पहले आप शूट करके आ गए, इन 3 महीनों में आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आपने कुछ किया है? रियलाइज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता देती हूँ जो शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता होगी। मुझे तो पता नहीं है कि समय रैना कौन है और उसका शो क्या है, बट रणवीर अलाहाबादिया को मैं थोड़ा बहुत फॉलो करती थी। जिस वक्त ये ऑन एयर हुआ है शो रणवीर अलाहाबादिया का समय रैना वाला, तो उससे 1 या 2 दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया ने एक टेक्स्ट मैसेज डाला था कि मैं इस शो में गया और मैंने इसे बहुत इंजॉय किया और अब ये ऑन एयर आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग चल रही है। क्या जरूरत पड़ी है? तुम तो अपना शो चला रहे हो और अगर किसी ने इनवाइट किया आप गए, ठीक है, इट्स ओके, बात खत्म। नहीं, अब क्योंकि 1 करोड़ लोग उसके चैनल पर हैं तो वो 1 करोड़ लोगों को अपने चैनल से मैसेज कर रहे हैं कि मैं उस शो में गया और मैंने उसे बहुत इंजॉय किया। जब तुमने इंजॉय किया तो तुम्हें रियलाइजेशन थी? 3 महीने का टाइम था, तुम्हें रियलाइजेशन नहीं थी। तुमने जब उस चैनल की मार्केटिंग की कि आ जाओ भाई 1 करोड़ जो मेरे चैनल पर हो तुम भी पहुंच जाओ वहाँ पर क्योंकि मैं इंजॉय करके आ रहा हूँ, तो बिजनेस मार्केटिंग भी तुमने कर ली क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम एक बिजनेस कर रहे हो तो मार्केटिंग भी करनी है। तब भी क्या तुम्हारे अंदर रियलाइजेशन थी? तुम तो इन्विटेशन दे रहे हो कि आओ और देखो, इस चैनल से मैं सनातन देता हूँ, उस चैनल से मैं अश्लीलता देता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। इस समय कोई रियलाइजेशन दिखती है? तो फिर माफी किस बात की? माफी किस बात की? आई एम सॉरी, मैं तो माफ नहीं कर सकती, बट मैं एक आम नागरिक हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आ रही है तो ठीक है, अपनी बात शेयर कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे ना समाज की व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, उसकी साइकोलॉजी में बहुत कुछ है जो इन 3 दिनों में मैंने ऑब्जर्व किया। मैं ताज्जुब में हूँ कि जो बंदा 6-7 साल से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि उसके दिमाग से ये सब निकल सकता है? 6-7 साल में वो केवल वीडियो नहीं बनाता है, वो उसमें ये भी बताता है कि मैं एक मेडिटेटर हूँ, मैं मेडिटेशन में हूँ, मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हूँ। मतलब आते हैं उसके उसमें वो तंत्र विद्या ये सब, तो वो इस सब में बहुत एक्सप्रेसिव मोड में, मतलब जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं ना देखने लायक होते हैं उसके पॉडकास्ट में, तो
तो वो सबके साथ बता रहा है कि मैं ये सब करता हूँ। मतलब 6-7 साल से आप उस चीज़ पर काम कर रहे हो, आप ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी उसके बाद आपके दिमाग से ये सब चीज़ें निकलती हैं। एक्सट्रीम ही है यार ये तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना पड़ जाएगा कि तुमको प्रैक्टिस करने के बाद भी ये सब निकल सकता है दिमाग से। सब तो बुला लिया उसने। अब मैं आपको एक बहुत गहरी चीज बताऊंगी। चलिए मान ली उसने वीडियो बना लिए, मानती हूँ मैं, उसने चीज़ें कुछ पढ़ी, लोगों से की, एक कंटेंट तैयार किया, वीडियो बना लिया। नहीं, ये मसला यहाँ पर नहीं है। ये रणवीर इलाहाबादिया ने नहीं, अब मैं ये अपनी सोच बताऊंगी। गीता के अंदर लिखा है, काम क्रोध मोह लोभ माया मत सबका त्याग करो। गीता की जो थीम है ना वो है इन्वॉल्वमेंट इज एन कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तुम जिस चीज़ में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे तुम उतना ही सफ़र करोगे। देखो वो इन्वॉल्व हुआ है ना, सफ़र भी वही कर रहा है। तो काम क्रोध मोह लोभ माया मत सबका त्याग करो, ख़त्म करो, इसमें इन्वॉल्वमेंट रखो ही मत। काम क्या है? सेक्सुअल एनर्जी। तो ये ज्ञान तो गीता में दे दिया। और सनातन के अनुसार सबसे ऊपर स्थान गीता का है। गीता के बाद शास्त्रों का स्थान आता है। शास्त्रों के अंदर जब तक आपके विवाह का संस्कार नहीं है तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब आप विवाह संस्कार में आओगे तब भी ये जो प्रक्रिया है ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। ये क्लियरली शास्त्रों के अंदर मेंशन है। मान लेती उसने गीता नहीं पढ़ी, मान लेती उसने शास्त्र नहीं पढ़े, पर उसने एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंदा। उसके कई पॉडकास्ट में उसने बोला है कि मैंने ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस, ये सच है कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस ऑटोबायोग्राफी है। और विराट कोहली भी कहते हैं कि मैंने वो पढ़ी है, और नंबर ऑफ पीपल्स कहते हैं मैंने पढ़ी है। और वो अपने आप में वाकई एक बहुत ही अलग तरीके की ऑटोबायोग्राफी है। अब मैं बता देती हूँ कि बायोग्राफी वो होती है जो कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। जैसे इलोन मस्क की अभी वॉल्टर आइजैक ने लिख ली है, तो वो है बायोग्राफी कि कोई दूसरा किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिख रहा है। ऑटोबायोग्राफी वो चीज़ होती है जो इंसान अपने जीवन के बारे में खुद से लिखता है। और इस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंदा। इसके लिए रणवीर इलाहाबादिया ने कई बार अपने पॉडकास्ट में बोला है कि मैंने नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। इस ऑटोबायोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 और 2 में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्लियरली मेंशन है। परमहंस योगानंदा लिखते हैं कि मेरी माँ ने मेरी सबसे बड़ी बहन को ये बताया था कि तुम्हारे पिता और मेरे बीच साल में केवल एक बार संबंध बनता है, और वो भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए। ठीक है, वो अपनी बेटी को शिक्षित कर रही है। ये चैप्टर नंबर 1 और 2 में क्लियरली मेंशन है। और वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ता है, पर उसे ये चीज़ वहाँ पे भी समझ में नहीं आती। इसी ऑटोबायोग्राफी का एक चैप्टर और है जिसे बोलते हैं बाघ स्वामी, वो मेरा फेवरेट है। एक्चुअली मैंने खुद भी पढ़ रखी है। आई थिंक सो चैप्टर नंबर 9 है शायद, बाघ स्वामी। इसकी ऑडियो जो है यूट्यूब के ऊपर भी है। मैं जब रात को सोने से पहले अपने आप को बिना विचारों का करना चाहती हूँ तो मैं अक्सर कर ये ऑडियो लगा लेती हूँ उनकी, बाघ स्वामी की, क्योंकि ये ना मेरे फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और उस वक्त सोने से पहले विचार रहित। तो ये मेरी भी फेवरेट बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। बट मेरा सवाल ये है कि गीता ने कहा है कि ये भोगने की प्रक्रिया में नहीं रहना। शास्त्रों में क्लियरली मेंशन है कि ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। जिस ऑटोबायोग्राफी के लिए वो फैसिनेटेड है उसके अंदर भी क्लियरली मेंशन है, फिर भी समझ में नहीं आता। उनकी पर्सनैलिटी में रियलाइजेशन जैसा वर्ड मिसिंग है। सो इसलिए
अब जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ये ना बहुत एक्सट्रीम पे चला गया, तो जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, मेरा मानना यह है कि वो सही है, वो जाना ही चाहिए, कानून के द्वारा ही जाना चाहिए ये मैटर। क्योंकि हमारा जो कानून है ना वो बहुत अलग है। आम आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो मर्जी बोलता रहता है, उसे मालूम नहीं है कि कानून में चलता कैसे है। तो मेरे हिसाब से वो सही जा रहा है, उसे कानून में जाना चाहिए। क्योंकि 3 दिन में ये सारी चीज़ें जानने के बाद, समझने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसे नहीं माफ़ी मिलती है। क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में, उसकी साइकोलॉजी में रियलाइजेशन जैसा वर्ड मिसिंग है। 6-7 साल प्रैक्टिस करते हो इतने सारे लोगों से, मैं तो सिर्फ पढ़ने का काम करती हूँ। मेरे को स्पिरिचुअलिटी मेरी फैमिली से नहीं मिली है, वो मेरे साथ बाय बर्थ आई है। और हाँ, इस सफ़र में बीच बीच में 2-3 लोग ऐसे आए जिन्होंने ऑफकोर्स मेरी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, मेरे विचारों को शेप दी। एंड आई रियली पे माई ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू दीज पीपल। बट स्पिरिचुअलिटी मुझे किसी से मिली नहीं है। 12 साल की थी मैं, जब से मेरे अंदर जिज्ञासा चालू हो गई थी कि मुझे गीता पढ़नी है, मुझे शास्त्र पढ़ने हैं, मुझे जानना है। और 12th क्लास में थी जब मैंने विवेकानंद जी को पढ़ाना चालू कर दिया था। प्राइज में मिली थी मुझे किताबें, तो मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। रीडर तो मैं हुई अच्छी, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं उन चीज़ों से जुड़ पाती हूँ। पर वो तो बहुत किस्मत वाला है। मैं तो इस मामले में अपने आप को अनफॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे किताबों से ही मिलता है सब कुछ। ये जिन चीज़ों को वो अपने पॉडकास्ट पे दिखाता है ना, वो सारी क्रिया योग से संबंधित है। तो मेरे जीवन में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो मुझे क्रिया योग की तरफ ले जाए। हाँ, नॉलेज है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बट बिना गुरु के तो आसान नहीं है ना अपने आप रास्ता पार कर जाओ। तो आई एम वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इस मैटर में। पर वो कितना फॉर्चुनेट है कि इतने सारे लोग हैं, किताबें हैं, मनी है, एवरीथिंग इज देयर, बट रियलाइजेशन टोटली मिसिंग है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को, और इसके साथ साथ वो एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के प्लेटफॉर्म पे चले जाता है, उस पर इंजॉय करता है, वहां से पैसे कमाता है और वहां पे खर्च करने के लिए तैयार है। इस पर्सनालिटी में समथिंग मिसिंग है। समथिंग क्या, रियलाइजेशन पूरी तरह से मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से जो पुलिस में वो जा रहा है, लॉ में जा रहा है, उससे जाने दीजिए। बाकी रही कि हाँ अब पूरी कंट्री उसके अगेंस्ट बोल रही है, तो ठीक है, काउंसलिंग सेशन होते हैं, उसको भी मिलने चाहिए। क्योंकि शाहरुख खान का जब केस हुआ था कोविड के टाइम पे, शाहरुख खान के बेटे का, आर्यन खान का, नारकोटिक्स का एनसीबी की कस्टडी में जब वो था, तो न्यूज़ में बहुत आया था कि इस वक्त आर्यन खान की जो है वो काउंसलिंग चल रही है। और ये सब भी बताया गया था कि मुस्लिम धर्म के लोग आकर काउंसलिंग करते हैं, और बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर काउंसलिंग होती है। और हिंदू धर्म के लिए हिंदू धर्म के लोग आते हैं, मतलब जो भी काउंसलर के रूप में जिन्हें वो इनवाइट करते होंगे। तो जब उसकी चल सकती है तो फिर ठीक है, इसके लिए भी चालू कर देंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि उसके पॉडकास्ट पे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हैं, जानते हैं वो इसे, काम किया है इसने उनके साथ। तो हाँ ठीक है, ये सब कुछ जो हुआ है और उसका इफेक्ट उस पर आया भी होगा, मैं इससे मना नहीं करती। मैं बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसमें कानून दाव पर लग गया, समाज दाव पर लग गया, मतलब धर्म दाव पर लग गया, सब कुछ उठा के दाव पर लगा इस चीज़ में। और ये इस समाज में एक डिफरेंट ही डायरेक्शन में जा रहा है। एंड वुमेन का भी एक नया ग्रुप, जिसे वल्गैरिटी से कनेक्ट किया जाए, तो वो भी अब इस समाज में बनकर खड़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को बोलूँगी कि कानून के द्वारा जाने दीजिए। और जहाँ जहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो गलती करे वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो जहाँ जहाँ पर इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए। और रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर ही हो, और ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट होने चाहिए। और अब वो अपने पॉडकास्ट पे ना एंकर नहीं होना चाहिए, अब वो अपने पॉडकास्ट पर जो आए होस्ट नहीं होना चाहिए, और जो आए अब इसकी
पूरी तरीके से काउंसलिंग यूट्यूब के ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी यह पता चल सके कि भाई किस काम को करने का क्या अंजाम होता है। और फिर ये देश, अगर जब तुम इस तरीके के सारे कामों से होकर गुजरते हो तो उसमें तुम्हारी काउंसलिंग करके तुम्हें कैसे सपोर्ट करता है। तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल बोलूँगी कि उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से उसकी पर्सनालिटी में रियलाइजेशन जैसा वर्ड मिसिंग है। सो कानून के द्वारा तो उसको जाना ही चाहिए। और बाकी यूट्यूब का क्या होना चाहिए, क्योंकि केवल एक यही अकेला तो नहीं है, बहुत लगे पड़े हैं ये सब काम करने में, तो वो सब मैं ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई थिंक सो शायद मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा, और अपने थॉट्स जो मुझे लगा कि शायद मेरे पास एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।